प्रदेश की राजनीति को बेहद गरमाई हुई राजनीति इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो भी यहाँ पर सरकार बनाता है लगभग वही दिल्ली में बनने वाली सरकार का निर्णायक होता है। जब समीकरण बदलते हैं तो बदलती हैं सरकारें। ऐसे में अगर कहा जाए कि केंद्र में लगातार बदलने वाली सरकारों के समीकरण का सबसे ज्यादा असर उत्तर प्रदेश कांग्रेस को पड़ा तो शायद गलत नहीं होगा। लेकिन 27 साल बाद फिर कांग्रेस एक बार अपना पूरा जोर लगाते हुए अपनी कमर कसकर उत्तर प्रदेश में सत्ता में आने के लिए मजबूती से संघर्षरत है। ऐसे में चुनावी माहौल के चलते हुए हमारे साथ मौजूद हैं 230 विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी सागर सिंह, जो हमारे साथ बात करेंगे स्थानीय मुद्दों पर और कांग्रेस की रणनीति पर। सागर जी, आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सिटी न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सागर जी, मेरा सबसे पहला सवाल ये होगा आपसे कि कांग्रेस जो बैकफुट पर गई है इसका क्या कारण लगता है आपको, क्यों यू बैकफुट पर गई है? आप किस आधार पे कहना चाहते हैं कि कांग्रेस बैकफुट पे गई है? हम लोग बिना किसी गठबंधन के पूरे यूपी में चुनाव लड़ रहे हैं, सारी सीटों पे हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही है, तो मुझे लगता है बैकफुट पे जाने का कोई विषय नहीं है। और रही बात बीते 5 सालों की, तो एकमात्र पार्टी है जिसने सत्ता के खिलाफ विरोध में रही है, जनता के मुद्दों को लगातार उठाया है, सड़कों पे संघर्ष किया है, तो बैकफुट पे जाने जैसा मुझे लगता है कोई विषय नहीं है। सागर जी, अगर बात की जाए जैसे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस एक गठबंधन में चुनाव लड़ी थी, जैसे कि सपा थी, बसपा थी, तो इस बार क्या हुआ ऐसा कि गठबंधन नहीं हो पाया कांग्रेस का? क्योंकि सपा ने बाकी जो दल हैं, अन्य दल हैं, उनके साथ गठबंधन किया है, कांग्रेस से क्यों इस बार दूरी रही? इस बार कांग्रेस ने खुद तय किया कि उसको किसी गठबंधन की आवश्यकता नहीं है। जो कांग्रेस की जो भी हालत खराब हुई उत्तर प्रदेश में, वो सिर्फ से और सिर्फ क्षेत्रीय पार्टियों से गठबंधन करने के कारण हुई, जिसका पूरा लाभ सपा और बसपा ने उठाया, मुख्यमंत्री बने, प्रदेश को लूटा। इसलिए कांग्रेस ने गठबंधन करने का नहीं निर्णय लिया, क्योंकि हमारी सरकारें तो अन्य 4-5 प्रदेशों में चल रही है, तो गठबंधन की आवश्यकता हमें नहीं है। क्षेत्रीय दलों को हमसे गठबंधन करने की जरूरत है। हमारी पार्टी ने यह निर्णय लिया कि बिना किसी गठबंधन के हम सारी 400 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अच्छा सागर जी, ये बात होती है राजनीति की, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका जो राजनीतिक करियर है वो कहाँ से उसकी शुरुआत हुई, किस तरह से आप इस जगह पहुंचे हैं, इस बात पर आप थोड़ा वो डालिए। करियर की शुरुआत आज यहीं से हुई है जहां आप बैठे हैं, इसी तरह शुरुआत हुई है। बाकी मेरे पास कोई पद, भार और जिम्मेदारी तो अभी तक रही नहीं है राजनीतिक तौर पर। मैं समाज के बीच में लगातार रहता हूं, अपने लोगों के लिए काम करता हूं, उनकी आवश्यकताओं के लिए खड़ा रहता हूं, उनकी समस्याओं को सुनता हूं और प्रयास करता हूं कि हर हाल में उनकी समस्या का निदान हो। अच्छा सागर जी, जैसे कि आप कांग्रेस के प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, क्या लगता है आपके पिताजी भी एमएलसी रहे हैं, क्या लगता है इसका लाभ भी आपको मिलेगा या आपका एक अलग से जो आपको जनता चाह रही है, इतना प्यार दे रही है, उसका एक अलग ही? देखिए, एक कहावत है कि बाढ़े पुत्र पिता के धर्मा, तो पिता का आशीर्वाद तो सबसे प्रथम होता है, सर्वप्रथम होता है। और जनता का जो प्यार मुझे मिला है उसी की बदौलत मुझे इस विधानसभा से एक राष्ट्रीय पार्टी से टिकट मिला है। और आपने देखा होगा कि पहली ही लिस्ट में मेरा टिकट डिक्लेयर हुआ है। बाकी जब सभी प्रत्याशी अन्य दलों के भी लखनऊ में लेटे आराम फरमा रहे थे, आज भी कुछ दलों के वहाँ प्रत्याशी पड़े हुए हैं, तो मैं जनता के बीच में रहा, उसका मुझे पूरा लाभ मिला और पार्टी ने उसका सम्मान किया, जन सम्मान किया, जनता के जो भाव हैं उसको समझा और मुझे प्रत्याशी बनाया इस आधार पर कि निश्चित ही मेरी विधानसभा में इस सीट से जीत होगी। ताकि तो बन सकता है, आपको अपने लोगों के बीच में एक पहचान तो दिला सकता है, आप भीड़ में खड़े होकर अपने आप को दर्शा तो सकते हैं, पर काम करना पड़ेगा। जनता धर्म और जात के आधार पर प्रत्याशी नहीं चुनेगी, जनता सिर्फ और सिर्फ काम और उनको चुनेगी जो उनके बीच में रहते हैं। इसलिए मेरा मनोबल बहुत बढ़ा हुआ है। जनता को जो प्यार और सम्मान सभी जगह मिल रहा है, उसी आधार पर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और मेरे को लगता है निश्चित ही मेरी जीत होगी। भाजपा लगातार कहती है कि हमने बहुत सारे विकास कार्य किए हैं, ये क्या है, वो क्या है, क्या लगता है इसकी ज़मीनी हकीकत क्या है? आपको क्या लगता है कि इसकी ज़मीन है कि जो भाजपा कहती है वही है या कुछ और है? आपने खुद ही अपने शब्दों में कहा कि भाजपा ये कहती है, वो कहती है, काम तो गिना नहीं पाते। अगर 70 सालों का रिकॉर्ड और हिसाब मांगा जाता है तो 7 सालों का रिकॉर्ड और हिसाब भी देना चाहिए। बड़े बड़े पोस्टर लगते हैं और मृत लोगों के भी वैक्सीन लगवा दी जाती है, ये आपने महोबा में भी देखा। तो 100 करोड़ की संख्या किस तरह पूरी हुई है ये आप भी जानते हैं। हमारी सरकारों ने कभी भी पोलियो की वैक्सीन लगी, अन्य महामारियों की वैक्सीन लगी, किसी पे भी एहसान नहीं जताया कि हमने आपको मुफ्त वैक्सीन लगवाई, किसी पे थोपा नहीं। इस सरकार ने लोगों को घर कुंडी खटखटा के ये जताया है कि आपको मुफ्त वैक्सीन दी गई है। तो क्या इस सरकार की ये नैतिक जिम्मेदारी नहीं थी कि प्रत्येक उसके नागरिक को मुफ्त में वैक्सीन मिलती और उसके ऊपर थोपा ना जाता? मेरा ये मानना है। तो यही अंतर है कि हमारी सरकार और उनकी सरकार में, कि हमारी सरकार जो काम करती है
उसको जनता पे थोपती नहीं है, उसका प्रचार और ढिंढोरा नहीं पीटती है। काम तो हमने भी किया, आप भी जानते हैं काम हमने किया है, ये सभी लोग जानते हैं, इसमें बताने का कोई विषय नहीं है। बस जनता क्या है कि जनता समय समय पे बदलाव चाहती है। कांग्रेस की सरकार इतने दिनों से राष्ट्र में रही, उन्होंने बदलाव की कोशिश की, बदलाव का मजा उन्होंने ले लिया है और 2024 में वो इस बदलाव को दोबारा वापस कर देगी उनको। अच्छा, भाजपा सरकार लगातार कहती है कि हमारी जो सरकार रही है उसमें कानून व्यवस्था एक चरम सीमा पर रही है, मतलब बहुत अच्छी रही है, इस तरह की वो बातें करती है। क्या लगता है आपको, है इसमें? देखिए, कानून व्यवस्था बिल्कुल चरम सीमा पे रही है, इससे ज्यादा कानून व्यवस्था की गड़बड़ी हो ही नहीं सकती। श्री इंद्रकांत त्रिपाठी, स्वर्गीय इंद्रकांत त्रिपाठी जी का मामला महोबा का ही है, जहाँ पर खुद पुलिस उगाही कर रही थी, तो इससे बड़ा मुद्दा क्या होगा? चरम सीमा पे ही है ये कानून व्यवस्था। उसके बाद सोनू सिंह जो एक क्रेशर व्यवसायी हैं, उनके साथ गुंडई हुई मौरानीपुर में, उनका केस आज भी लंबित है, ये भी चरम सीमा पे है कानून व्यवस्था। तो मैं तो कहूंगा कानून व्यवस्था की इससे घटिया व्यवस्था कहीं हो ही नहीं सकती। और महोबा की जनता ने उसको अपने आंखों से, अपने नाक के नीचे, अपने कान के नीचे उसको देखा है, तो इससे ज्यादा कानून की व्यवस्था की गड़बड़ी पूरे देश में कहीं नहीं हुई। अच्छा, आप लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं, मिलने, अपनी बात रखने, प्रचार करना, क्या वजह है कि आप शहरी क्षेत्रों में नहीं आ रहे हैं? देखिए, शहरी क्षेत्रों में मैं जाता हूँ, पर मेरा चुनाव जनता लड़ रही है और भाजपा को चुनाव प्रशासन लड़ रहा है। शहर में प्रशासन की नाक के नीचे प्रचार करना बहुत मुश्किल कर दिया उन लोगों ने। जब मैं जाता हूं तो वो कहते हैं कि आप 5 लोगों को लेकर प्रचार करेंगे, हमारी गाड़ियां जब्त की जाती हैं। आप भी जानते हैं, जब किसी का प्रत्याशी भी डिक्लेयर नहीं था मेरे अलावा, तो मेरी एक गाड़ी पे FIR कर दी गई, सिर्फ इस आधार पे कि उनके पास कुछ फोन के कवर मिले जो आचार संहिता के अगले दिन वो श्रीनगर से लेके लड़के लौट रहे थे, और शासन ने बिल्कुल नम्रता नहीं उसमें बरती और ये दिखाना चाहा कि कांग्रेस का प्रत्याशी मजबूत लड़ाई लड़ रहा है, तभी तो उस पर कार्रवाई हो रही है, और किसी भी कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है। तो मैं लड़ाई में हूँ, इसलिए मेरा चुनाव जनता लड़ेगी, उनका चुनाव प्रशासन लड़ेगा। अच्छा, कांग्रेस कहती है कि हमने युवाओं को और महिलाओं को आगे किया है, काफी सारी सीटें ऐसी भी जो आरक्षित कर रखी है महिलाओं के नाम पर, युवाओं के नाम पर। जब मुलायम सिंह जी क्या बोलते हैं कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष थे, तो उनका जो फॉर्मूला था MY समीकरण, मुस्लिम यादव समीकरण, उसको अब अखिलेश यादव कहते हैं कि ये महिला युवा वाला समीकरण है। कैसे देखते हैं इसको? आपकी पार्टी ने जब युवाओं और महिलाओं को आगे किया है, ऐसे में अखिलेश यादव का इस तरह के बयान आना? देखिए, मैं राष्ट्र और प्रदेश के नेताओं पे बहुत कम बयानबाजी और टिप्पणी करता हूँ। उन लोगों का आकलन, उन लोगों का एनालिसिस हम लोगों से बहुत बड़ा है। मैं एक बड़े प्रदेश की छोटी सी विधानसभा से चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरा मुद्दा, मेरा उद्देश्य केवल और केवल महोबा विधानसभा है। इससे संबंधित सवाल पूछिए, बेधड़क जवाब दूंगा। अच्छा, तो अगर बात की जाए स्थानीय मुद्दों की, तो क्या है आपकी नज़र में स्थानीय मुद्दे जिन पर आप चुनाव लड़ रहे हैं, या जिन पर आप जनता से वोट मांगने जाते हैं, तो क्या स्थानीय मुद्दे लेकर जाते हैं? कुछ तो मेरी खुद की उद्देश्य जैसे है कि मैं चाहता हूँ कि जो 6000 से अधिक आबादी के गाँव हों, उनमें खेल के मैदान और ओपन जिम की व्यवस्था की जाए। जो एक खेल का मैदान बड़ी समस्या, मैं जगह जगह क्रिकेट टूर्नामेंट के उद्घाटन में मुझे मेरे युवा साथी बुलाते हैं, तो मैं देखता हूं कि उबड़ खाबड़ पथरीली जमीनों पे उनको खेलने के लिए मजबूर किया जा रहा है, या किसी का खेत खलिहान खाली है तो वो अपना मैच करवा लेते हैं, टूर्नामेंट करवा लेते हैं। तो एक खेल का मैदान बड़ा विषय है। प्लस मैं जनता से ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत दिनों बाद एक सत्ता पक्ष का विधायक जिताया महोबा से, ये सोच के कि सत्ता में शायद कोई बहुत बड़े काम हो जाएंगे, जैसा कि उन्होंने सोचा था कि जैसे नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी ने, जो हमारी पार्टी की नेता हैं, BSP गवर्नमेंट में रहते हैं, बांदा में किया, एग्रीकल्चर कॉलेज दिया, डिग्री कॉलेज दिया, मेडिकल कॉलेज दिया, फ्लाईओवर दिए। उन्होंने यही उम्मीद इस सरकार से की थी। यहाँ तो पानी के लिए जनता तरस गई, आप विकास की तो बात छोड़िए। नहीं, आप पानी की बात कर रहे हैं। भाजपा सरकार में अभी हाल ही फिलहाल में अर्जुन सहायक परियोजना का उद्घाटन किया गया है, जिस पर विधायक जी वोट भी मांग रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? 15 साल बाद किसी योजना का उद्घाटन हो जाए तो वो आपकी नहीं कहलाएगी। उस योजना को बनने में 12.5 से 15 साल लग गए और 3 सरकारें बदल गई। मायावती जी की रही, अखिलेश जी की रही, फिर योगी जी की रही। तो वो किसी की निजी योजना नहीं। और योजनाओं के लिए मेरा सर्वप्रथम मानना है कि जब मैं विधायक बनूंगा, जनता मुझे चुनेगी, मुझे विधानसभा भेजेगी, मेरे किसी शिलापट पे मेरा नाम नहीं लिखा जाएगा, उसमें लिखा जाएगा जनता के पैसे से जनता के लिए। तो शिलापटाओं को अपना नाम जताना बनाना बंद करिए, सिर्फ और सिर्फ जनता के पैसे से उसके लिए काम करिए। आप जताइए मत। अगर आपने काम किया है तो जनता आपको सराखों पे बैठा के दोबारा जिता देगी, और आपने नहीं काम किया है तो सिरे से नकार देगी। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि अगर आप प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, जनता आपको क्यों वोट करे? मतलब किन वजह से जनता आपको वोट दे? वजहें बहुत सारी हैं, अगर मैं आपको गिनाऊंगा तो शायद आपका कैमरे की रील छोटी पड़ जाए, गिनाता ही चला जाऊंगा। ये जो आप यहाँ पर लोगों को इकट्ठा देख रहे हैं, ये मैंने किसी को फोन करके नहीं बुलाया। आप एक एक व्यक्ति से पर्सनली पूछ सकते हैं। ना तो ये सपा कार्यकर्ताओं की तरह चौराहे से उठा के 300 रुपए में बुलाए गए हैं, इनमें से कोई भी दिहाड़ी लेबर नहीं है।
तो ये जनता का जो स्वागत और सत्कार मुझे मिल रहा है, इसके लिए वजह कोई गिनाना बेबुनियाद होगा। इसका निरंतर हुजूम चल पड़ा है और ये आखिरी में आपको 10 मार्च में देखने को मिलेगा। जब वोटिंग मशीनें खुलेंगी तो चारों तरफ सागर ही सागर दिखेगा। बहुत बहुत सागर जी धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे चौधरी सागर सिंह, 230 विधानसभा कांग्रेस के प्रत्याशी है, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भाजपा सरकार जो है वो जमीनी कार्य नहीं करती है, सिर्फ बड़ बोल देती है। सिटी न्यूज़ के लिए मोहम्मद शाबाना।